हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। बट जो बच्चे नए आए हैं जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ पर मैंने पूरे सिलेबस का कमेंट दे रखा है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन भी मैंने सॉल्यूशन के लिंक भी वहाँ मैंने कमेंट करके पिन कर दिए। तो जो पिन कमेंट है वहाँ जाके आप चेक करिए, आपको चीज़ें पार्ट 1 से मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए, कह रहा फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब देखिए आपको बोल रहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है आपका उसमें के हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब जिसके स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 84। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब जो नेचुरल नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करें और उसमें से हम डिमिनिश्ड कर दें, डिमिनिश का मतलब गायब कर दें या हटा दें, कितना हटा दें 84, तो क्या होता है? इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। मतलब समझिए, मान लीजिए कि कोई नेचुरल नंबर है आपके पास, लेट अस से x, ठीक है। तो x का जो स्क्वायर होगा हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है इसके स्क्वायर में से अगर हम 84 माइनस कर देते हैं तो ये जो x स्क्वायर माइनस 84 लिखा है हमने, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जो यहाँ लिखा है, क्या कि हुज स्क्वायर, किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। हमको यहाँ लिखना भी चाहिए था, भी हम लिख देंगे लेट x बी द नेचुरल नंबर, ओके। तो हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब जिसके स्क्वायर में से हमने 84 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इज इक्वल टू, यानी कि तब ये किसके इक्वल हो जाता है? ये हो जाता है इक्वल, ध्यान से सुनिएगा जरा, थ्राइस ऑफ, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ऑफ का मतलब इनटू, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब जो गिवन नंबर है उससे 8 ज्यादा से ये थ्राइस हो जाता है। क्या? जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उसमें से अगर हम 84 माइनस कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ये थ्राइस हो जाता है किसके? 8 मोर देन द गिवन नंबर के थ्राइस के, मतलब 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब जो गिवन नंबर है हमारा वो अगर x है तो उसमें अगर हम 8 ऐड करें, 8 मोर कर दें उसको, तो जो उसका थ्राइस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा, यानी कि स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 के इक्वल होगा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले सब बच्चे अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि लेट द नेचुरल नंबर बी x, लेट द नेचुरल नंबर बी x। माना कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है? x है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3x और प्लस 3 इंटू 8, 3 8 24 होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो 3x आएगा लेफ्ट में, तो ध्यान से चेक करिए, x स्क्वायर और 3x को हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 3x, करेक्ट। और माइनस 84 तो लेफ्ट में है ही आपका, और 24 अगर लेफ्ट में आएगा तो माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस का 3x तो ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस, देखो 84 और 24 को हम ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि माइनस 4 प्लस 4 8 होता है, करेक्ट। और 8 प्लस 2 10 होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ये हो गया। अब बस सिंपल है ये। अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जैसे सॉल्व करना है वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 108, तो माइनस 108 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा माइनस 108 इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया। चलो अब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? माइनस 3x, तो माइनस 3x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन करने पर कितना आ जाए? माइनस 3x, और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाए? माइनस 108 एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। हमको पता है कि 12 इंटू 9 108 होता है, ठीक है ना। तो बस हो गया। 12 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 3 ही तो मिलेगा, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि 12 हमको कैसा लेना है? माइनस का, और 9 कैसा लेना है? पॉजिटिव, ओके। तो हो जाएगा माइनस 12x और प्लस 9x। चेक कर लीजिए, माइनस 12x प्लस 9x क्या आ जाएगा? माइनस 3x आ जाएगा। और अगर हम माइनस 12x को मल्टीप्लाई करें किससे? 9x से, तो हमको माइनस प्लस माइनस का 108 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही हमने सोचा है, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3x की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 12x और प्लस 9x और माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 12 और प्लस, देखो यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 अगर आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब क्या करें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं x माइनस 12, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 12 कॉमन आ गया, तो x प्लस 9 बच गया हमारे पास, तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से चेक करिए, x माइनस 12 और x प्लस 9 का प्रोडक्ट कितना है, 0, तो या तो x माइनस 12 0 होगा या तो x प्लस 9 0 होगा। तो अगर हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 उधर जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 12, ओके। और x प्लस 9 को अगर 0 के इक्वल करोगे, इफ x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 9 उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस 9। अब मुझे आप ये बताइए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 9 में से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, बताइए। 12 लिया जाएगा कि माइनस 9, 12 लेंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड अ नेचुरल नंबर, ओके। और आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस x इज अ नेचुरल नंबर दैट्स व्हाई x कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 9। माइनस 9 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल है, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 12, करेक्ट। तो द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 12, 12 इज आवर आंसर। और आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, अगर आप 12 का स्क्वायर करें, 12 का अगर आप स्क्वायर करें और उसमें से अगर 84 माइनस कर दें, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 12 से 8 ज़्यादा, यानी कि 12 प्लस 8, और इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो चेक करिए 12 प्लस 8 कितना होता है, 20, 20 इंटू 3 60, और आप LHS को सॉल्व करो आपको 60 ही मिलेगा। कैसे, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 84, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, और 14 माइनस 8 6, 60 आ जाएगा। बात समझ में आई, कोई डाउट है, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय, तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस अज्यूम दैट नेचुरल नंबर बी x, कोई नेचुरल नंबर x है। कह रहा है कि अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, मतलब इस नेचुरल नंबर में जब 12 ऐड कर दिया जाता है, तो ध्यान से चेक करिए, ये नेचुरल नंबर x इंक्रीज बाय 12 का क्या मतलब होता है कि इस नेचुरल नंबर में हम कितना ऐड कर देते हैं, 12, तो यानी कि x में हम 12 ऐड कर देंगे। तो क्या होता है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स, मतलब ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, पढ़िए, इक्वल्स 160 और टाइम्स का क्या मतलब होता है, इनटू, ओके। तो 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, अच्छा, यानी कि यहाँ पर हमको क्या फिल करना है, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। तो ये इट्स किसके लिए लगाया गया है, ये इट्स लगाया गया आपका नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि जब नेचुरल नंबर में हम 12 ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई नंबर x है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x। कैसे, x के नीचे आप 1 अज्यूम कर सकते हो, उसको रेसिप्रोकेट कर दो तो 1/x ही तो आएगा, ठीक है। तो व्हेन a natural number when increased by 12 is equals to 160 times its what, रेसिप्रोकल। फाइंड द नंबर, तो बस सिंपली हमारा नंबर क्या है, हमने नंबर को क्या अज्यूम किया है, x, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 160 इंटू 1/x। नाउ अब ध्यान से जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, ये जो 160 है, सॉरी ये जो 1/x है, तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई। क्यों, ऐसा करने से ये x यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा और हमने अपनी कॉपी में लिखा मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। तो राइट हैंड ब्लू मार्कर से देखिए, राइट हैंड साइड भी हमने x से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने x से मल्टीप्लाई किया, ओके। और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिकॉज इस पूरे में x से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। देखिए अगर आप किसी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करोगे तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट शर्त यह है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड x से मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि किसी इक्वेशन में अगर हम किसी क्वांटिटी से बोथ साइड, सेम क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने राइट में भी x से मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट में भी। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 160 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 160। अब यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू 12,
12x, सही है। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और 160 को लेफ्ट में लेके आइए, तो -160 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, करेक्ट। तो यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 12x को हमें ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन पर कितना आ जाए, मल्टीप्लिकेशन पर -160 आ जाए, ठीक है ना भाई। ध्यान से चेक करो, 12x है, आपने लास्ट वाले टर्म को आगे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -160x, ठीक है। तो 12x को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन पर कितना आ जाए 12x और मल्टीप्लिकेशन पर -160x आ जाए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए। अब बहुत इजी है सोचना, और जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं, एक्चुअल में ये -160x² है ना, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो 160 के फैक्टर कर लो ना, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 8 जा 16 और 0, और 2 4 जा 0, और 2 20 टाइम्स, और 2 10 जा, ठीक है, 2 5 जा और 5 1 जा। तो ध्यान से चेक करिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 तो यहाँ से मिला, और 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ से मिला। 20 और 8 ऐसे दो नंबर हैं भाई। 20 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो 12 ही तो मिलेगा मुझे, है ना। तो ध्यान से चेक करो, 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20x और -8x। अब ये प्राइम फैक्टर वाला मेथड जिनको नहीं पता है, ये मैंने सब आर.डी. शर्मा में जो नीचे कराया वहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है बच्चों, ओके। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले चैप्टर करना है, फिर आप एग्जाम्पलर लगाइए। तो ये हो गया। और आप क्लियरली देखिए, अगर आप 20x को मल्टीप्लाई करें किससे, 20x को अगर आप मल्टीप्लाई करें किससे, -8x से, तो आपको -160x² ही तो मिलेगा, ठीक है। प्लस माइनस -160x² ही तो मिलेगा। तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी हुई है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी हुई है, ठीक है। हाँ, तो आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x² और 12x को हमने लिखा 20x और -8x, -160 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 20, करेक्ट, x प्लस 20। और इन दोनों में से हमने -8 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए माइनस का 8 जब कॉमन लोगे तो ये x कैसा हो जाएगा यहाँ, पॉजिटिव, और ये साइन भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। 8 2 क्या होता है 16, और 0 लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए। और वैसे भी यहाँ x प्लस 20 है, तो सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 20 ही बचेगा। आप -8 को वापस अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -8 इंटू x -8x, और माइनस प्लस माइनस -8 इंटू 20 -160 ही आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करिए, क्या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 20 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 20 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए x प्लस 20 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 20 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 8 इज इक्वल्स टू 0। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 का या तो ये, और अगर x प्लस 20 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -20, करेक्ट। और यहाँ से x -8 को अगर 0 को इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +8। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, आपका आंसर क्या होगा। x क्या था, एक नेचुरल नंबर, तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 8। तो हमारा आंसर क्या है, 8 है। कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। बस कह रहा है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, ओके। यानी कि जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 360 किलोमीटर। कैसे, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। और ये जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है स्टूडेंट्स, यही यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड होती है, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब समझिए, कह रहा है कि कोई ट्रेन है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये ट्रेन 48 मिनट लेस लेती, कब, 48 मिनट कम लेती उसी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, 360 किलोमीटर, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये 48 मिनट लेस लेती, कब, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती। मतलब जो उसकी यूजुअल स्पीड है, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है, अगर ट्रेन उस स्पीड से
5 किलोमीटर पर आवर मोर चले, मतलब उस स्पीड से 5 और ऐड कर दो उसमें, तो 5 मोर स्पीड से अगर चले, अपनी ओरिजिनल स्पीड की स्पीड, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड उसकी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चले, तो उसको उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 48 मिनट्स लेस लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए जरा, क्या कि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 48 मिनट दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको आर में चेंज करना पड़ेगा। किसको? किसमें? आर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमको, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर में, और यहाँ इन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर की बात करी है, तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मेरा जो टाइम का यूनिट होना चाहिए वो मिनट्स में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? आर में। तो हम एक काम करते हैं क्या, कि सबसे पहले ये जो 48 मिनट्स लिखा है क्वेश्चन में, इसको हम आर में चेंज कर लेते हैं। तो बताइए मिनट्स को हम आर में कैसे चेंज करते हैं? 60 से डिवाइड लगा के, है ना? तो 60 से डिवाइड लगा लीजिए, यानी कि अब हम क्वेश्चन को ऐसे पढ़ सकते हैं, 48/60, 48 मिनट्स की जगह हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? 48/60 आवर्स पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? आवर्स, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आइए हम आपको यहाँ केस दिखाते हैं। देखिए केस 1, ठीक है, केस 1, पॉइंट O से A तक जाना है ट्रेन को, और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 360 किलोमीटर्स। ठीक है, अब केस 1 में ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, तो ट्रेन को टाइम कितना लगेगा? O से लेके A तक जाने में टाइम फ्रॉम O टू A। हाँ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, आपका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो टाइम को निकाल लो यहाँ से। टाइम क्या हो जाएगा बताइए? टाइम हो जाएगा आपका क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो टाइम फ्रॉम O टू A कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम O टू A कितना है डिस्टेंस? 360 किलोमीटर। ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड O से A। देखो केस नंबर 1 में मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मान के क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको खुद ही केस अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई जब ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चलती, तब वो किस स्पीड से चलती है? उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? x ना। तो मैंने मान लिया केस 1 में कि ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी? x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम यहाँ कितनी रखेंगे? x, क्योंकि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है या जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है? x है। कोई डाउट है बताइए? अभी ये टाइम कितना ले रही है? TOA से हमने इसको दिखाया, यानी कि 360/x से। अब केस 2 देखिए, केस 2 में क्या करता है? डिस्टेंस वही है, यानी कि O से कहाँ जाना है? O से A पर ही जाना है। ठीक है, अब टाइम फ्रॉम O टू A, अब टाइम कितना लेगी? केस 2 में टाइम कितना लेगी? टाइम लेगी कितना? डिस्टेंस कितना है अभी भी? 360। लेकिन अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए? जो ट्रेन की न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए? 5 मोर हो जाएगी ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितनी थी? x, तो 5 मोर कर दोगे तो क्या आ जाएगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बात समझ में आई? कोई डाउट है? नहीं। तो देखो, अब जो टाइम होगा वो 360 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब नई स्पीड कितनी है? x + 5। यहाँ पे कोई डाउट है? केस 1 में इतना टाइम लगता है और केस 2 में इतना टाइम लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ भाई क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? पढ़िए जरा। कह रहा है कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 48/60 आवर लेस लगते हैं। मतलब समझो क्या, कि जब वो इतने टाइम से चलता है, जब वो इतने टाइम से x + 5 स्पीड से चलता है, तो जो टाइम लगता है वो टाइम पहले वाले टाइम से क्या है? 48/60 आवर कम है। बात समझो। देखो, सपोज हमने इसको T-OA बोल दिया। T-OA नया टाइम है, तो ये जो नया टाइम है ध्यान से देखिएगा, T-OA जो न्यू टाइम है, ध्यान से चेक करिएगा, ये लेस है। कितना लेस है ये? 48/60 लेस है। लेस का मतलब माइनस करना है। 48/60 आवर को हमको माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? जो पुराना वाला टाइम है उसमें से माइनस करना है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये 360/x में से हमको माइनस करना। तो ये जो न्यू टाइम है ये हमारा ओल्ड टाइम से कितना लेस है? 48 मिनट्स, यानी कि 48/60 आवर लेस है। क्यों?
क्योंकि अब उसकी नई स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, तो यही इन्होंने बोला है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ध्यान से चेक करिए, टी डैश ओ ए कितना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, न्यू टाइम हमारा इतना है, कितना 360 अपॉन एक्स प्लस 5 है। ये देखिए, ये इक्वेशन बनाने में कोई डाउट है बताइए? हाँ भाई देखिए ना, न्यू टाइम जो है वो ओल्ड टाइम से कितना लेस है, 48 अपॉन 60 आर लेस है। ये आपका न्यू टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस तो 360 है बट स्पीड कितनी है x प्लस 5, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू जो ओल्ड टाइम है, मतलब जो आपका असली में जो टाइम लगता था ट्रेन को, जब ट्रेन किससे चलती थी, अपनी ओरिजिनल स्पीड यानी कि x किलोमीटर पर आवर से, तो उससे कितना कम टाइम लग रहा है, 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब क्या, 48 अपॉन 60 कर देंगे हम, ताकि आवर्स में चेंज हो जाए। कोई डाउट है? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इसको चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट करते, समझिए जरा बात को, देखिए बात समझिए कि आप ऐसे सोच सकते हो, देखो कैसे सोच सकते हो, समझो। आप मुझे बताओ, पहले वाला टाइम बड़ा है कि अब टाइम बड़ा है? टाइम बड़ा कब है, मतलब ज्यादा टाइम कब लेती है वो? ज्यादा टाइम तब लेती है वो जब देखिए ये ज्यादा टाइम है, ये ज्यादा टाइम है और ये वाला कम टाइम है। ये बात पहचान सकते हो कि नहीं? हाँ क्यों भाई? देखो इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादा टाइम यहां पर इसलिए क्योंकि देखो दोनों, जो केस 1 का टाइम था और केस 2 का, दोनों का न्यूमरेटर तो क्या है, सेम है। जब भी न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 5, तो पूरा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 360, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल x है, यहाँ x प्लस 5 x से ज़्यादा होता है, तो यहाँ तक इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए इसका पूरा आंसर कैसा आएगा, बड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो भाई यहाँ 40 लिखा हमने, यहाँ पे भी 40 लिखा, करेक्ट। हमने यहाँ 8 लिखा और यहाँ हमने 5 लिखा, तो ध्यान से चेक करो, हाँ दोनों के न्यूमरेटर सेम है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका आंसर कैसा आएगा, कम आएगा। भाई 8 5 जा 40 होता है तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, लेकिन 5 1 जा 5 8 जा 40, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो न्यूमरेटर में अगर नंबर सेम हो और डिनोमिनेटर में नंबर जिसका बड़ा होता है तो उसका आंसर कैसा आता है, कम आता है, और जिसके डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होता है उसका आंसर कैसा आता है, बड़ा। समझ में आ गई बात? तो मुझे बताओ x प्लस 5 बड़ा है कि x बड़ा है? x प्लस 5 बड़ा है, तो x प्लस 5 वाला जो आंसर है वो कैसा आएगा, कम, यानी कि ये वाला टाइम कैसा है, कम, और ये वाला टाइम कैसा है, ज़्यादा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो अगर आप कहीं सॉल्यूशन भी देखोगे तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं। ये हम आपको बताते हैं कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ये करना होता है जो बड़ा वाला टाइम है ना उसमें से छोटा वाला टाइम माइनस कर दो, बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस कर दो। समझो ये मेरा बड़ा टाइम है, बड़ा वाला टाइम, इसमें से माइनस कर दिया क्या मैंने, छोटा वाला टाइम, ठीक है। और उठा के किसके इक्वल रख दो, उठा के रख दो जो भी क्वेश्चन में बता रहा है वो, मतलब लेस देन, जितना भी टाइम लेस देन बता रहा है उसके इक्वल रख दो। कितना लेस देन था, 48 अपॉन 60, तो इसको उठा के 48 अपॉन 60 के इक्वल रख दो। ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट है? तो अगर आपको ऐसे सॉल्यूशन मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये मैंने आपको समझा के बनाई है, आप चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। अब ध्यान से चेक करिए, अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ऐसा ही तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, ये -48 अपॉन 60 को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चेक करो, ये हो गया मेरा 48 अपॉन 60 पॉजिटिव हो गया, और राइट में क्या है मेरे पास 360 अपॉन x है ही है, और ये वाली क्वांटिटी को अगर मैं राइट में ले जाऊंगा तो ये जो क्वांटिटी है 360 अपॉन x प्लस 5 ये नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। समझ में आई बात कि नहीं? देखिए वही इक्वेशन बन गया, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 48 अपॉन 60, और यहाँ पे भी देखिए यही लिखा हुआ है 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 48 अपॉन 60। बस राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दो। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो एक काम करिए, आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आई थी, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड 12 4 दा 48 और 12 5 दा 60, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 4/5। डायरेक्ट लिख दूँ मैं 4/5? हाँ चलो कोई बात नहीं, आप देखो मैं कैसे पूरा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये 360 अपॉन एक्स को आप 360 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो, माइनस, क्योंकि 360 इंटू 1 360 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आप 360 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 4/5, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, क्या कॉमन आ रहा है, 360 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, भाई यहाँ भी 360 और यहाँ भी 360 कॉमन आ गया,
हाँ, अरे ये फर्स्ट टर्म है ना और ये सेकंड टर्म, तो 360 कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1/x माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4/5। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए कि अगर मैं 4 से बोथ साइड डिवाइड लगा दूँ, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो ध्यान से चेक करिए ये राइट में भी मैंने 4 से डिवाइड लगाया, 4 से डिवाइड करोगे तो इधर 5 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर भी 4 से डिवाइड करो। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 9 जा और 0, 4 9 जा 36 होता है और 0 हमने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 90 इन द ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 1 जा 4 होता है, तो 1/5 बच गया, 1/5। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर कैसे करोगे, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 5 हो जाएगा और माइनस x इंटू 1 x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/5। इसको आता है ना सॉल्व करना, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 लिख देंगे और इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठा के इधर x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, फिर माइनस लगा देंगे और x इंटू 1 x। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, ये नेगेटिव x ये पॉजिटिव x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे बचा आपके पास 5, तो आ जाएगा आपके पास एक तरीके से 90 इंटू 5 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 x इंटू एक्स प्लस 5। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये 5 कैसा है, पॉजिटिव है ना, अरे प्लस का 5 का मतलब 5 ही तो बचा है, तो 90 इंटू 5 ही तो आ जाएगा। ठीक है ना, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है हमको। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से चेक करिए। देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट है, कर दे सीधे। देखो ये पूरा इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 इतना ही आ जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा 5 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 90 इंटू 5 इंटू 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करा, कोई भी क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो उतना ही आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू 90 इंटू 5 इंटू 5, 90 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। कोई डाउट है। अब देखते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। करेक्ट, और इज इक्वल्स टू में ये 5 5 से कितना होता है 25। करेक्ट, तो 90 इंटू 25 आ गया, ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 9 5 का 45, 4 9 2 18, 18 प्लस 4 कितना होता है 22, और ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको लेफ्ट में लेके आओगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2 2 5 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। करेक्ट। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, बट बच्चे यहाँ परेशान हो जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पाएंगे वो। परेशान होने की कोई बात नहीं, जो तरीका बताया है वैसे ही करके आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हो जाएगा। ये कॉपी कर लिया इधर का इतना, अच्छा तो देखिए जरा, ये हो जाएगा आपके पास, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी कैसे होगा ये। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए जो हमने आपको बताया है, 2250 के प्राइम फैक्टर करिए और थोड़ा सा एडजस्ट करिए, अभी हो जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले ये 5 से जाएगा, है ना, तो 5 4 द 22, तो कितना हो जाएगा ये 5 4 द 20 और 2 जाएगा इसके पास, तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ा 25 और 0 ऐसे ही लगा देंगे। फिर ये जाएगा आपका किससे, 5 9 द 45 0 और 5 1 द 5 4 जाएगा, 5 8 द 40। करेक्ट, और ये जाएगा आपका किससे, ये जाएगा आपका 3 से, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा और 3, फिर 2 1 जा। करेक्ट, 2 1 जा 2, ये आ गया। अब देखिए 5 5 जा 25 और 25 और इंटू 2। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो समझ में आ रहा है। 5 5 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, तो 50 तो यहाँ से आ गया। और देखिए 5 3 जा 15 और 15 3 जा, ये तीनों मिलके 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना आ गया
45 आ गया। बात समझ में आई? देखो ये मैंने कैसे सोचा, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके पता है मैंने क्या सोचा, मुझे बीच में क्या लाना है 5x, तो भाई 5 कैसे आता है 50 माइनस 45 से ही तो 5 आता है, और यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बन भी रहा है, 5 5 25, 25 इंटू 2 50, और ये तीनों मिला के क्या बना देंगे 45, करेक्ट। और यहाँ अगर हम माइनस लगा दें तो बिल्कुल सही हमने किया, ध्यान से चेक करिए, 5x को हम क्या लिख सकते हैं 50x माइनस 45x। कोई डाउट है? सिंपल है ना भाई, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 50x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे माइनस 45x से, तो आपको माइनस 2250x² ही तो मिलेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों को ये सब मेथड नहीं पता है, मैंने बोला है पहले भी, आप क्लास पहले प्रैक्टिस करके आइए बच्चों, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं, जो नंबर होता है आपका लास्ट में उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर उसमें से 2-2 3-3 नंबर के पेयर बनाकर उसको एडजस्ट करिए मल्टीप्लाई करके कि कहीं सेटिंग हो रही है। जैसे कि बात समझिए, मान लीजिए मैं ऐसा करता क्या कि 5 5 25, 25 इंटू 5 125 हो जाता, इन तीनों को लेता तो 125 हो जाता, और इन तीनों को लेता 3 से 9 जाए 18, तब तो मेरी बात नहीं बनती, क्योंकि 125 में से अगर मैं 18 माइनस करूंगा तो मुझे 5 थोड़ी ना मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो ये हो गया, अब लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास x², 5x की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे क्या 5x की जगह 50x और माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? नहीं। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 50, करेक्ट, माइनस, अब देखो आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस का 1, भाई कुछ कॉमन नहीं, सॉरी माइनस का 1 कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस 45 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 50, बचना चाहिए कि नहीं बताइए? क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रैकेट में है x प्लस 50 है, तो भाई ऑब्वियसली सेकेंड ब्रैकेट में कितना बचना चाहिए x प्लस 50। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई ये जो माइनस 45x है ना, x के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस 45, तो x को फ्री करना पड़ेगा, x को अकेला करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस 45 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर x कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ 50 बच जाएगा, मैंने सोच लिया, ठीक है। बट आप एक काम कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए ना, क्या टेंशन है, अगर आप माइनस 45 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 2250 ही तो मिलेगा। अभी दिखाया नहीं था मैंने आपको, यहाँ पे देखिए 50x को अगर आप माइनस 45x मतलब सिंपली 45 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 ही तो मिलेगा। कोई डाउट है बताइए? सही है ना? हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए, x प्लस 50 कॉमन आ रहा है, ओके। तो चलिए x प्लस 50 हम कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हमने x प्लस 50 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ फर्स्ट टर्म में x और माइनस 45, करेक्ट, x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x प्लस 50 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 50 आ जाएगा, करेक्ट, और x माइनस 45 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 45 आ जाएगा। x क्या थी, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने पहले भी बताया, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक x इज इक्वल्स टू माइनस 50, सो x कांट बी इक्वल टू माइनस 50, x माइनस 50 आप नहीं लोगे बिकॉज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव वाली ही स्पीड आप लोगे। तो हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। 5 देखिए, इफ जेबा व यंगर बाय 5 years। अब देखो कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते यंगर का क्या मतलब है, यंगर मतलब छोटा, यंगर मतलब छोटा, ठीक है ना। तो इफ जेबा व यंगर बाय 5 years, अच्छा एक बात बताओ, अगर जेबा की ओरिजिनल एज मतलब उसकी एक्चुअल एज, उसकी प्रेजेंट एज, आज की एज अगर हम x ईयर्स अज्यूम कर लें, ठीक है, प्रेजेंट एज अगर हम कितनी अज्यूम कर लें जेबा की, y ईयर्स, तो बताओ अगर हम ये अज्यूम करें कि जेबा जो है वो 5 year यंगर है, यंगर मतलब 5 year छोटी होती, तो बताओ जेबा की एज कितनी अज्यूम करेंगे, x माइनस 5। भाई सोचो ना कि अगर तुम आज 20 साल के हो, 20 ईयर्स के, ठीक है, अगर तुम आज 20 ईयर्स के हो, मैं सोचूं अपने मन में अज्यूम करूंगी तुम अगर 5 years यंगर होते तो तुम कितने के होते, 15 के, यानी कि तुम 20 माइनस 5 के ही तो होते। बात समझ में आई? तो अगर जेबा की जो एक्चुअल एज है अगर x ईयर्स है, तो वो अगर 5 years यंगर होती है स्टूडेंट्स, तो वो x माइनस 5 की होती कि नहीं होती बताओ?
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यही चीज़ मैंने अपनी कॉपी में यहाँ पर लिखनी है, आपको भी लिखनी है। मैंने कॉपी किया, बोर्ड में लिखा हुआ है कि लेट द जेबाज एक्चुअल एज बी x ईयर्स, माना कि जेबा की जो एक्चुअल एज है वो क्या है, x ईयर्स है। देयरफॉर जेबाज एज व्हेन शी वाज 5 ईयर्स यंगर देन नाउ। इसका क्या मतलब है कि जेबा अगर अपने प्रेजेंट एज की 5 ईयर यंगर होती तो जेबा की एज कितनी होती, x - 5 ईयर्स होती कि नहीं होती? ठीक है, यही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ओके, तो ये आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन करनी है, इसलिए हमने लिखा है। आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते एग्जाम में, आप प्लीज़ थोड़ी सी लैंग्वेज लिखिए। ओके, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन करिए। हाँ, तो अगर ऐसा होता, क्या होता कि जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन शी रियली इज। अगर ऐसा होता कि जेबा जितनी है उसकी एज, अगर वो उससे 5 ईयर यंगर होती, अगर वो उससे 5 ईयर यंगर होती, मतलब वो कितने की होती, वो अगर x - 5 की होती, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब वो x - 5 की होती तो क्या होता, ध्यान से पढ़ो, तो क्या होता, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स। अब ध्यान दें, स्क्वायर ऑफ हर एज। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये वाली एज लें कि ये वाली एज लें, मतलब x - 5 लें कि x लें। x - 5 लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन तो शुरू में लगा दी ना कि जेबा अगर 5 ईयर यंगर होती अपनी ओरिजिनल एज से, तब ऐसा होता। कैसा होता? जो वो कहने जा रहा है वैसा होता। क्या होता, पढ़िए, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब उसकी एज जो है कौन सी, जब वो 5 ईयर यंगर होती तो उसकी एज का स्क्वायर, उसकी एज का स्क्वायर वुड हैव बीन, ये देखिए वर्ब है तो हम क्या लगा देंगे, इक्वल्स टू। ठीक है, तो इफ जेबा वर 5 ईयर्स यंगर देन शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been, means the square of her age is equals to 11 more than, ध्यान से स्टूडेंट सुनिए जरा, 11 more than 5 times her actual age, 11 more than 5 times her actual age। समझो जरा, 11 more, किससे 11 more, किससे 11 more, किससे 11 ज्यादा, पढ़ो, 11 more than 5 times her actual age, उसकी एक्चुअल एज कितनी है, x के 5 टाइम्स से 11 मोर। कोई डाउट है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर जेबा, देखिए यही इक्वेशन बनाने में स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉब्लम होती है, बाकी तो ये हो ही जाएगा, मुझे भी पता है आप सॉल्व कर लोगे, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन शी रियलीज, तो क्या होता, देन द स्क्वायर ऑफ, तब उसकी एज का जो स्क्वायर होता वुड हैव बीन, मतलब इज इक्वल्स टू व्हाट, 11 मोर। तब उसकी जो एज होती तो वो कैसी होती, वो 11 मोर हो जाती। किससे 11 मोर हो जाती, किसमें ऐड करना पड़ेगा आपको 11, 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, और उसकी एक्चुअल एज कितनी अज्यूम करी आपने, x, तो x का 5 टाइम्स। कोई डाउट है? हाँ, अब मतलब कि जब जेबा 5 ईयर यंगर होती तो उसका जो एज का स्क्वायर है वो क्या होता, 11 मोर होता, किससे, उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से। बात समझ में आई? आइए बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है लास्ट में कि व्हाट इज हर एज नाउ। हर एज नाउ मतलब क्या, उसकी प्रेजेंट एज पूछी हुई है तो x की वैल्यू बता दीजिए, कोई टेंशन है नहीं। आइए, अच्छा इसमें भी बड़ा मज़ेदार है, देखिए कभी कभी आप ऐसे एज वाले क्वेश्चन करते हो, x की 2 वैल्यूज आती हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आती है और दूसरी भी पॉजिटिव आती है, तो आपको अपना दिमाग लगा के उसमें से सिलेक्शन करना है कि x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो -2 इंटू a इंटू b करोगे तो -2 इंटू 2 इंटू एक्स 2x और 2x इंटू 5 10x, ओके, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11, करेक्ट। देखिए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी है वो हमने कॉपी कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अब देखिए -10x और ये 5x लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा -5x, और देखिए प्लस 25 तो लेफ्ट में था और 11 को लेफ्ट में लेके आओगे तो -11 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ईजी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, यानी कि 10x और 5x ऐड होकर 15x हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखिए प्लस 25 माइनस 11, 5 माइनस 1 4 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, 14 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 15x को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन पर -15x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पर
14x² आए। बहुत ईजी है ये तो, देखिए -14x और -1x, सही है। चेक करो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का -1x को आप -x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि 14 और 1 15 होता है और साइन लगेगा माइनस का, ठीक। तो बिल्कुल सही है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि -14x को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -1x से, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मुंह में बोलने में साइन आता है वही लगाते हैं, यानी कि पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 14 हो जाएगा और x × x²। बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई करने पर 14x² आ रहा है और एडिशन पर कितना आ रहा है, -15x। कोई डाउट है? तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग किया है। आइए सॉल्व करते हैं। तो x² -14x और -1x लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, +14 = 0, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो हो जाएगा x -14, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पर x -14 है, तो आपको 1 कॉमन नहीं लेना, आपको -1 कॉमन लेना है, ताकि 14 का साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 आपने कॉमन लिया, तो x -14 = 0, करेक्ट। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ गया, x -14 कॉमन आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमने x -14 कॉमन लिया, तो क्या बच गया आपके पास, बच गया x -1, तो x -1 = 0। अब x -14 को 0 के इक्वल रखोगे तो x = 14 आ जाएगा, और x -1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x = 1। अब देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव आए हैं, कौन सी लें, 14 लेंगे। क्यों लेंगे, ध्यान से समझो। उन्होंने क्या बोला था भाई, देखो जेबा की जो एक्चुअल एज है वो कितनी है, 14 ईयर्स है, ये हम आंसर करेंगे। 1 को हम इसलिए रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, भाई ध्यान से चेक करो ना, उसने ये भी तो बात करी थी कि जेबा अगर 5 ईयर यंगर होती, तो सोचो अगर आप ये एज लोगे तब तो समझ में आ रहा है कि 14 में से 5 माइनस करो तो 9 ईयर्स की वो रही होगी। अगर 5 ईयर्स यंगर रही होगी तो 9 ईयर्स की रही होगी। लेकिन अगर 1 में से आप 5 माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना। -4 का मतलब उसने जन्म ही नहीं लिया अभी, ठीक है। एज नेगेटिव नहीं होती है भाई, एज तो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और लास्ट में आपको आंसर क्या करना है वो मैं बोल दे रहा हूँ। हम लिखेंगे व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 we get negative age, okay, we get what, we get negative age, therefore we will reject x = 1, okay, hence the age of Jeba is 14 years। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि एट प्रेजेंट आशा एज इन ईयर्स इज 2 more than the square of her daughter's age, ओके। पहले यहीं तक पढ़िए। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बनाते थे, वैसे ही हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जो टेबल है यहाँ पे हमने लिखा किसकी एज, एट प्रेजेंट आशा की एज, तो यहाँ पे हमने लिखा आशास एज, और यहाँ हम लिखेंगे किसकी, निशास एज, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम 3 रो बनाएंगे जैसा कि हम हमेशा बनाते थे। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट एजेस की, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, पास्ट की। अगर क्वेश्चन में कोई पास्ट की बात करी गई होगी तो यहाँ हम फिल करेंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर की, करेक्ट। अब देखिए और टेबल फिल करते जाइए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 more than the square of her daughter's निशा एज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पता है क्या, हम एक काम करते हैं, आशा की एज किस पे डिपेंड कर रही है, निशा पे, प्रेजेंट टाइम में, करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, निशा की एज को अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट निशाज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो माना निशा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स। तो निशा वाले कॉलम में गए और यहाँ पर हमने फिल कर दिया कितना, x। कोई डाउट है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से चेक करिए, प्रेजेंट टाइम में जो आशा की एज है, मतलब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम में जो आशा की एज है, आशाज एज इज इक्वल्स टू व्हाट, इज 2 more than, ध्यान दें प्लीज, 2 more है, किससे 2 more है, 2 more than the square of her daughter's age।
तो जो आशा की एज है प्रेजेंट टाइम में वो 2 मोर है किससे, निशा की जो प्रेजेंट एज है ना उसके स्क्वायर से 2 मोर है। तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी बोलो, x है। तो बताओ आशा की एज कितनी हो जाएगी, 2 मोर किससे, निशा की एज के स्क्वायर से 2 मोर, यानी कि x² + 2। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, यहाँ फिल कर दें। तो देखिए प्रेजेंट एज आशा की कितनी हो जाएगी, x² + 2 ईयर्स। सब कुछ एज ईयर्स में चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है इसमें। कोई डाउट है बताइए। तो ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये बताइए एट क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है ना कि एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज। एट प्रेजेंट बाद में तो नहीं लगाया रे भाई, इंग्लिश का सेंटेंस है, एट प्रेजेंट एक बार ही लगाएगा ना वो, तो शुरुआत में ही तो एट प्रेजेंट उसने लगा दिया, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो क्या कह रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो कह रहा है कि जो आशा की एज है वो 2 मोर है किससे, निशा की एज के स्क्वायर से। तो निशा की एज क्या थी x, मैंने उसमें उसका स्क्वायर किया और उसमें 2 ऐड कर दिया, मतलब निशा की एज का जो स्क्वायर है उसमें मैंने 2 मोर कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो मुझे प्रेजेंट एज मिल गई किसकी, आशा की। कोई डाउट है। और मैंने पहचाना ऐसे कि भाई आशा की एज किस पे डिपेंड कर रही है, निशा पे, इसलिए मैंने निशा को अज्यूम कर लिया कितना, x। ओके चलो भाई ये तो कहानी इतनी बनती नजर आ रही है। अब क्या करें, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज। ओके मतलब कहना चाहते हैं कि निशा जब अपनी मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगी। देखिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। नंबर्स कैसे, देखिए नंबर्स हम इस तरीके से ले लेते हैं। मान लो आशा की जो एज है वो कितनी है, आशा की एज है लेट अस से 27 ईयर्स मान लो, ठीक है। और निशा की एज कितनी है, निशा की एज है 7 ईयर्स मान लो, ठीक है। तो एक बात बताओ कितने साल के बाद निशा अपनी मम्मा के एज के इक्वल हो जाएगी, 20 ईयर्स के बाद, क्योंकि अभी तो 7 की तो है ही है, और 27 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको, 20 ईयर्स। ये अगर हम आपसे पूछा आपने कैसे निकाला, तो आप बोलोगे भाई मदर की एज में से किसको माइनस कर दो, निशा की एज को, यही तो ना। तो यानी कि 27 - 7 ईयर्स आफ्टर 27 - 7 यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स जो होगा वो क्या होगा, निशा जो होगी वो अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये जो कॉलम हमने यहाँ बनाया है फ्यूचर वाला, यहाँ पर इन्होंने ये तो नहीं बोला आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, पर फिर भी उन्होंने बोल दिया है। क्या बोल दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला ना आपको कि आफ्टर व्हाट, आफ्टर 20 ईयर्स ऐसा हो जाएगा क्या कि निशा अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, यहाँ फ्यूचर का मतलब क्या, आफ्टर कितने साल के बाद, आफ्टर क्या करना है हमको, आशा की एज में से हम किसको माइनस कर दें, निशा की एज को। यही तो बात है ना, उसकी मदर की एज में से अगर हम किसको माइनस कर दें, जो डॉटर है मतलब निशा की एज, तो जो आंसर आएगा उतने साल के बाद ही क्या होगा, निशा किसके इक्वल हो जाएगी, अपनी मदर के एज के इक्वल। यानी कि किसकी बात करी जा रही है, कितने साल के बाद, x² + 2 - x। x² + 2 क्या है, आशा की एज है, और माइनस x डॉटर की एज। तो x² + 2 - 2 ईयर्स के बाद, ठीक है, आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स निशा अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। यही बात है। ओके अब ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पे वापस लौट आइए। एक बात बताइए, जो मदर है ये प्रेजेंट टाइम में वो कितने की थी बोलिए, 27 ईयर्स की। तो 20 साल जब गुजर जाएंगे तो मदर कितने की हो जाएगी, 27 + 20 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए, है ना। मदर कितने की हो जाएगी, 27 + 20 की हो जाएगी, करेक्ट। यानी कि कितने की हो जाएगी, 47 की हो जाएगी। यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब हम अगर आपसे पूछें कि भाई फ्यूचर में यानी कि आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स, x² + 2 - x ईयर्स के बाद आशा कितने की हो जाएगी, तो जवाब है आशा की जो एज है x² + 2 में क्या ऐड कर दो, x² + 2 - x, ठीक है ना। तो फ्यूचर में आशा की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x² + 2 में हमको ऐड करना है क्या, हमको ऐड करना है x² + 2 - x। सही है, ऐड करते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। वो भाई आज कितने की, x² + 2 की है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 27 साल की थी वो प्रेजेंट टाइम में, और तुम अगर उसमें 20 साल जोड़ दोगे तभी तो आएगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर कितने ईयर्स निकालना है मुझे, x² + 2 - x ईयर्स निकालना है। तो प्रेजेंट एज में x² + 2 - x हम ऐड कर देंगे। तो करते हैं x² + x², 2x², करेक्ट। 2 + 2 कितना होता है, 4,
और बस माइनस का x बच गया, ये सब ऐड करोगे तो इतने का आ जाएगा। यानी कि जो आशा की एज है आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, फिर मैं -4 लिख दे रहा हूँ, +4 को बाद में लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -x + 4 रीअरेंज कर लिया ताकि एक क्वाड्रेटिक टाइप का दिख जाए। कोई डाउट है? अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कहते हैं सर निशा कितने की हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला कि निशा कितने की हो जाएगी, निकाल लो तुम। कैसे? जैसे कि यहाँ अगर तुमने निशा की प्रेजेंट एज 7 है ना, तो आफ्टर 20 ईयर्स निशा कितने की हो जाएगी, 7 + 20 यानी कि 27। मतलब जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है उतने के इक्वल हो जाएगी। तो बताओ मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, x² + 2, तो आफ्टर x² + 2 माइनस x निशा कितने की हो जाएगी, x² + 2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब बोलने लगा सर समझ में नहीं आया, तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, जो निशा की प्रेजेंट एज है उसमें अगर हम कितना ऐड कर दें, x² + 2 माइनस x, तो x² + 2 ही तो आएगा। यानी कि आफ्टर x² + 2 माइनस x ईयर्स जो निशा है वो x² + 2 यानी कि अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी, जो उसकी मदर की आज एज है उसके इक्वल हो जाएगी। उसकी मदर की आज प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है, x² + 2, तो निशा भी x² + 2 ईयर्स की हो जाएगी। कोई डाउट है ना भाई? अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ओके, देखिए क्या कह रहा है, कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर से प्रेजेंट एज आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब ये जो कंडीशन दे रहा है ये क्या कह रहा है, पढ़िए जना। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर, तो हम हेडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर, जब निशा अपनी मदर के इक्वल हो जाएगी, तो उस टाइम आप कौन सी एज उठाओगे, यही वाली एज तो उठाओगे ना। उस टाइम मदर की एज ये रही मदर, यानी कि ये रही आशा की एज, और ये किसकी है, डॉटर की, यानी कि किसकी एज है ये है निशा की एज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बात समझो, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर, जब उसने इतना बोला तो भाई मैंने सबकी एज निकाल के रख ली। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और कंडीशन लगा दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि तब क्या हो जाता है, कब, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर के प्रेजेंट एज के इक्वल है, तो क्या होता है, तो आशाज एज वुड बी, ध्यान से चेक करो क्या कह रहा है कि तब आशाज एज, आप कौन सी एज उठाओगे, आप वो वाली एज उठाओगे जब निशा अपनी मदर के एज के इक्वल होती है, तो वो वाले टाइम में बात करोगे, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर x² + 2 माइनस x ईयर्स की बात कर रहा है। तो ये वाली रो से हम एजेस उठाएंगे, आशा की भी और निशा की भी। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आशाज एज वुड बी, तो ये रही आशा की एज, यानी कि जो आशा की एज होगी 2x² - x + 4, वुड बी का मतलब इक्वल्स टू, ओके, वुड बी 1 ईयर लेस, ध्यान दें प्लीज, 1 ईयर लेस करना है, 1 माइनस करना है, किसमें से 1 माइनस करना है, 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ओके, तो ध्यान से चेक करिए क्या कह रहा है, कह रहा है आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स, लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। मतलब सही है, क्यों, आशाज एज वुड बी 1 लेस देन व्हाट, 10 टाइम्स ऑफ द निशाज प्रेजेंट एज। पढ़िए, 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा या निशाज प्रेजेंट एज, और निशा की प्रेजेंट एज कितनी थी, x, तो 1 माइनस करना है हमको, किसमें से 1 माइनस करना है हमको, 10 टाइम्स ऑफ निशाज प्रेजेंट एज में से। तो प्रेजेंट एज निशा की कितनी थी, x, उसका 10 टाइम्स करके उसमें से 1 माइनस करना है। कोई डाउट है बताइए? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे इक्वेशन हम बनाएंगे। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² और -x, 10x को लेफ्ट में लेके आओगे तो -10x, देखिए +4 तो है ही है, और -1 को लेफ्ट में लेके आओगे तो +1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 2x², देखिए माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 10x और x क्या होता है 11x, यानी कि -11x, और क्या आ गया 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 5 2 क्या होता है 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ रहा है। हाँ भाई, तो -11x को आप क्या लिख सकते हो, -10x और -1x, चेक करो, -10x -1x क्या होता है, -11x होता है,
और अगर हम -10x को मल्टीप्लाई करें किससे, -1x से, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 वन 10x स्क्वायर ही तो आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही स्प्लिटिंग करी हमने। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और -10x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x, ओके। तो लेते हैं कॉमन, यहाँ से ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, करेक्ट। तो लेते हैं 2x कॉमन, 2x कॉमन लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 गया, x गया, एक x स्क्वायर था तो एक x बचेगा, माइनस 2 5 का क्या होता है 10, तो 5 बचेगा, x बाहर चला गया। हाँ भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कॉमन लें, माइनस का 1, ओके। तो अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये x का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस का 1 कॉमन लिया है, ओके। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5, और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 1, और डिवाइडिंग बाई 2 करोगे उधर, ये 2 उधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो अब सवाल ये है क्या कि ध्यान से चेक करो, आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लोगे। ऑब्वियसली हम 5 लेंगे, क्यों 5 लेंगे, क्योंकि देखिए बात समझिए, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ निशा एंड आशा एंड निशा, और ये x था क्या, ये x क्या था बताइए, ये प्रेजेंट एज थी किसकी, निशा की। तो उसकी डॉटर तो हाफ ईयर की हो सकती है, लेकिन अगर तुम डॉटर को हाफ ले लोगे तो ध्यान से चेक करो, ये देखो, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, ये देखो ना, x स्क्वायर प्लस 2 है ना मदर की एज, x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर और प्लस 2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और 1/4 प्लस कितना 2, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 9/2, ठीक है। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 ईयर्स की मदर थोड़ी ना होती है, बात समझ आएगी नहीं, तो आपने बायोलॉजी भी पढ़ा है, ठीक है। तो एडोलसेंस की कुछ एज होती है, ठीक है, तो ऐसे 4.5 की कोई मदर थोड़ी ना होगी, इसलिए वी विल नॉट टेक x इज इक्वल्स टू 1/2। तो निशा तो हाफ ईयर की हो सकती है, लेकिन मदर 4.5 ईयर की नहीं हो सकती, इसलिए वी विल नॉट टेक x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम सिंपली अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट द वैलिड केस, दैट्स वाई वी विल टेक व्हाट, x इज इक्वल्स टू 5। सो व्हाट इज आवर आंसर, आवर आंसर इज निशाज प्रेजेंट एज इज, ध्यान से चेक करें, निशाज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड हर मदर्स, उसकी मदर कौन है, एंड मदर का नाम क्या है भाई, आशा, ओके। एंड आशाज प्रेजेंट एज इज, हाँ भाई आशा की एज कितनी हो जाएगी बताइए, प्रेजेंट एज x स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो x का स्क्वायर करो, x कितना है 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। तो आशास प्रेजेंट एज इज 27 क्या ईयर्स। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनको पता होगा, जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हम ऐसा एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब पास्ट वाला रो आपका खाली चला गया है ना, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया, कोई बात नहीं, खाली चला गया तो खाली चला गया, क्या करें, पास्ट की कोई बात ही नहीं करी, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो नाउ स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ एंड स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें।